अनंत विजय, पहले भजनलाल शर्मा पर चाहता हूं मैं, बोलिए एक बार फिर से। वही एबीवीपी बैकग्राउंड के हैं और तीनों ही सीएम जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एबीवीपी से ही आते हैं, हालांकि नए चेहरे हैं। तो भजनलाल शर्मा पर क्यों दाव खेला है अनंत आपके हिसाब से बीजेपी ने? मानक जी देखिए, आपके शो में मैं निरंतर ये कहता आया हूं कि पुराने औजारों से मोदी की राजनीति का आकलन करने वाले लगातार मुंह की खाते रहे हैं और अब भी हम उसी राजनीति में फंसे रहते हैं कि इतना परसेंट वोट यहां, इतना परसेंट जाति यहां, इतना परसेंट। हाँ, इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आशुतोष जी को बधाई दे दूं। आजकल ये मतलब आज इन्होंने हिंदू राष्ट्र लॉन्च किया है अपनी नई किताब की नई भूमिका के साथ। तो मैं आशुतोष जी को बधाई देता हूं इसके लिए कि हिंदू राष्ट्र की तरफ वो उन्होंने भी थोड़ा सहयोग किया है। तो खैर वो अलहदा बात है। उसके बाद मैं ये कह रहा था कि भजन लाल शर्मा जी को चुनने के पीछे एक तो ये है कि देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार से सिर्फ भजन लाल ही नहीं, भजन लाल शर्मा के साथ दिया कुमारी और परनामी, इन लोगों तीनों को अगर आप देखिए तो जिस प्रकार से आपको अपेक्षाकृत बिल्कुल युवा नेतृत्व आपको दिखाई देता है। और ये जो राजनीति, ये 20 साल आगे की सोच के राजनीति की जा रही है। तात्कालिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी शुरू से नहीं कर रही है। जब से मोदी युग को आप अगर देखें 2014 के बाद से, तो 2014 के बाद से इस प्रकार चौंकाने वाले और सूत्रों की राजनीति अब कल से मानक आप देखिएगा, केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें हमारे भाई लोग शुरू कर देंगे। अब जो लोग वहां से खाली हुए हैं उनको केंद्रीय कैबिनेट में विभाग दिए जाएंगे। बल्कि मैं तो अभी देख रहा था किसी का ट्वीट कि किसी ने शिवराज जी को केंद्र में पहुंचा भी दिया है, शुरू कर दिया है वो ना। तो बार बार ये सब फेल होने के बावजूद लोग क्यों ऐसा करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप भजन लाल शर्मा को देखें, दिया कुमारी को लाने का तो स्पष्ट संकेत है कि वो वसुंधरा के खिलाफ एक ऐसा ही चेहरा खड़ा करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। लेकिन भजन लाल शर्मा को हम भले ही नहीं जानते हो, लेकिन राजस्थान में बहुत लंबे समय से वो महामंत्री हैं प्रदेश के। बल्कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट सर्विस जनरल सेक्रेटरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो भजन लाल शर्मा एक ऐसा चेहरा है जो संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है और एबीवीपी और संघ से उनका संबंध अच्छा है। तो अगर आप देखें तो तीनों राज्यों में एक प्रकार से एबीवीपी के रास्ते जो लोग राजनीति में आए, अलका जी बैठी हैं, इन्होंने भी एनएसयूआई की लंबी राजनीति की थी। हम लोग जब विश्वविद्यालय में थे तो अध्यक्ष हुई थी शायद, या अध्यक्ष पद पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो छात्र जीवन से जो लोग राजनीति में आ रहे हैं उनको लेकर के एक बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रही है। ये मैं देख रहा हूं कि जिन्होंने छात्र जीवन में राजनीति सीखी है और जिनका संघ का बैकग्राउंड है वो, क्योंकि संघ और एबीवीपी के वर्किंग में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दोनों के वर्किंग में अंतर है। एबीवीपी जो है वो जिस प्रकार से राजनीति के लिए छात्रों को तैयार कर रही है और जिस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करी, उसमें वहां के लोगों को अगर राजनीति में महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा रहा है तो मुझे लगता है ये भविष्य के लंबे कार्य योजना का एक हिस्सा है। और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि संघ के जो इस वक्त सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले जी हैं वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से ही आते हैं, तो बहुत लंबे समय तक इस संगठन से वो जुड़े रहे। तो इस तरह से अगर आप व्यापक तौर पर देखेंगे तो संघ, भारतीय जनता पार्टी, एबीवीपी और ये जो एक बृहद परिवार है उनका सांगठनिक परिवार, उसमें से इस वक्त एबीवीपी के लोगों को ज्यादा तवज्जो या ज्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्षम या ट्रेंड होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उनको राजनीति का ज्यादा अनुभव होता है। रही बात, अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि अखिलेश और तेजस्वी की नींद उड़ जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी। अभी मैं 2 दिन पहले बिहार में था मानक, आपको बताऊं कि बिहार में यादवों और अन्य ओबीसी कास्ट के बीच में थोड़ा सा फाक गहरी होती जा रही है। जो वहां लोगों में चर्चा हो रही थी इस बात की कि यादव समुदाय जो बिहार में है वो एक नया सवर्ण है बिहार का। क्या हुआ है कि आप देखिए जिन क्षेत्रों पर, जिन कारोबार पर भूमिहारों का, जिन कारोबार पर राजपूतों का, जिन पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उस पर धीरे धीरे यादवों का कब्जा हो गया, चाहे वो सरकारी ठेके हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बालू का बिजनेस हो। तो अब क्या हुआ है कि यादव पहले से शक्तिशाली थे, पहले से वोकल थे और अब समृद्ध भी हो गए आर्थिक रूप से बहुत अधिक। और भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण तीनों अलग अलग इलाकों में कंसंट्रेटेड है, तो वहां उनके खिलाफ
वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे मतलब इधर आप देख लीजिए मुंगेर और बड़ैया मोकामा वाले इलाके में भूमियारों का, औरंगाबाद में राजपूतों का और मिथिलांचल में ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। तो अब उनकी लड़ाई जो अन्य पिछड़ी जातियां उनके खिलाफ, उनको दबाने में कह सकते हैं। जो वहां लोगों ने मुझे बताया, मैं बहुत मतलब चर्चा के दौरान यही सामने आया कि अन्य पिछड़ी जातियां और यादव एक दूसरे के आमने सामने है। तो मुझे लगता है कि ये जो नई स्थिति पैदा हुई, एक जो नई सामाजिक व्यवस्था सामने आई, उसमें अगर हम बिहार में 60% ओबीसी को देखेंगे तो हमको थोड़ा 14% और 46% अलग करके देखना पड़ेगा। तो स्थिति हमें समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से ये चीजें कर रही है। ऑल राइट।